वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है इंस्टॉल नोड जेएस। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ नोड जेएस को तो सबसे पहले आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना है। तो कैसे इंस्टॉल करना है वो भी समझा देता हूँ। आपको अपने ब्राउजर में ओपन करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है नोड जेएस। तो जैसे आप नोड जेएस सर्च करोगे पहली एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद थर्ड ऑप्शन है डाउनलोड का। तो डाउनलोड के बटन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे वर्जन दिखेगा जो कि एल टी एस ही रहने देना। यहाँ पे विंडोज या मैक अपने पीसी के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आएगा विंडोज इंस्टॉलर, मैक है तो मैक इंस्टॉलर आएगा। इस पे क्लिक कर देना तो आपका जो नोड जेएस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा हमें नोड जेएस के अंदर अभी कोई काम नहीं है, बस इसको इंस्टॉल करना है आपके पीसी के अंदर। आई होप आपको जो पहला स्टेप है क्लियर हो गया होगा। दूसरा स्टेप है एक फोल्डर क्रिएट करना। तो आपको अपने पीसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैंने जो रिएक्ट नाम का फोल्डर क्रिएट किया है, अब मैं उसको वीएस कोड के अंदर ओपन करूंगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो मैंने फोल्डर बनाया था रिएक्ट नाम का वो यहाँ पे आ चुका है। अब आपको जाना है टर्मिनल में। ठीक है, टर्मिनल पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू टर्मिनल पे। अब आपका जो टर्मिनल है वो ओपन होगा। अब यहाँ पे 2-3 कमांड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको एज इट इज रन करना है। तो रिएक्ट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम एक वीट नाम का टूल होता है उसको यूज करते हैं। वीट क्या है? बेसिकली एक सिंपल सा एक टूल है जिससे हम स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम रिएक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे यूजिंग वीट। तो जो सबसे पहली कमांड आपको रन करनी है दैट इज npm create वीट @latest। थोड़ा सा लोड होगा और यहाँ पे 2-3 ऑप्शन और आएंगे, उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे रखता हूँ रिएक्ट प्रैक्टिस। ठीक है, आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको फ्रेमवर्क सिलेक्ट करने को बोला जाएगा, तो एरो की से आप नीचे आएंगे, थर्ड नंबर ऑप्शन पे होगा रिएक्ट। तो रिएक्ट नाम का फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। वेरिएंट पूछेंगे तो वेरिएंट आपको सिलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट, जो फिर से थर्ड नंबर का ऑप्शन है, एंटर करना है। अब जो आपका जो फोल्डर है, जो रिएक्ट का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने प्रोजेक्ट नेम दिया था रिएक्ट प्रैक्टिस। तो जो सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट किया था ना रिएक्ट, उसके अंदर ही जो है आपका एक रिएक्ट नाम का रिएक्ट प्रैक्टिस नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ये जो फोल्डर है बेसिकली ये है आपका रिएक्ट का स्ट्रक्चर। आपकी डिपेंडेंसी जब इंस्टॉल हो जाएगी ना तो यहाँ पे एक लिखा आएगा लोकल होस्ट। तो बेसिकली आपका लाइव सर्वर होगा। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में लाइव सर्वर ओपन करते थे ना, वैसे ही रिएक्ट के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो एक ब्राउजर ओपन होगा, एक लाइव सर्वर ओपन होगा। वीएस कोड को बंद करते हो, दोबारा से जब आप वीएस कोड ओपन करोगे तब आपको अपना लाइव सर्वर कैसे ओपन करना है मैं वो भी सिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे वो टर्मिनल हट चुका है, तो आपको अब लाइव सर्वर कैसे ओपन करना है। आपको क्या करना है, वापस जाना है टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल क्लिक करके टर्मिनल ओपन करना है। तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाए ना, तब आपको सबसे पहले ना आपको एक कमांड रन करनी है cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। क्यों करनी है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है उसकी अभी जो डायरेक्टरी है दैट इज रिएक्ट क्या था, जो हमने सबसे पहले फोल्डर बनाया था। तो हमें ये जो प्रोजेक्ट नेम हमने बनाया है ना, जो भी हमने प्रोजेक्ट नेम, जो आपने प्रोजेक्ट नेम रखा होगा, मेरे केस में यहाँ पे रिएक्ट प्रैक्टिस है, हमने इसके अंदर जाना है सबसे पहले। उसके बाद एक कमांड है वो रन करनी है। तो इसके अंदर जाना इसके अंदर अगर आपको जाना है तो कैसे जाएंगे, यहाँ पे कमांड रन करेंगे cd और जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, मेरे केस में रिएक्ट प्रैक्टिस। ठीक है, आपका जो भी प्रोजेक्ट नेम होगा यहाँ पे cd के बाद आपको प्रोजेक्ट नेम डालना है, एंटर करना है। देखो यहाँ पे आ गया ना, पहले सिर्फ रिएक्ट लिखा हुआ था, अब रिएक्ट के अंदर रिएक्ट प्रैक्टिस आ चुका है। अब आपको यहाँ पे कमांड रन करनी है npm run dev। npm run dev जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखिए लोकल होस्ट वाला लिंक जो आपने देखा था स्टार्टिंग में वो आ चुका है और यही आपका लाइव सर्वर है। तो आप जितनी बार भी वीएस कोड को दोबारा से ओपन करोगे आपको ये सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं इसका स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको मैं बता दूं, जैसे जो बाय डिफॉल्ट आपको जो लाइव सर्वर में दिख रहा है उसको कैसे हटाना है। तो आपको एसआरसी के अंदर आना है, एसआरसी के अंदर आपको आना है app.jx के अंदर। तो यहाँ पे देख, ये सारा का सारा जो कोड लिखा हुआ है ये वही कोड है जो आपने अभी लाइव सर्वर के अंदर देखा था। कैसे हटाना है, कंट्रोल ए दबाना है, सिलेक्ट करना है सबको, बैक स्पेस करना है, कंट्रोल एस दबाना है।
रिफ्रेश करोगे तो ये हट चुका है। इसके अलावा भी आपको ना यहाँ पे दो CSS की फाइल गिवन होगी, app.css। इसके अंदर भी आना सेम वही स्टेप, Ctrl+A बैकस्पेस Ctrl+S। index.css होगी, उसमें भी सेम आना है, Ctrl+A बैकस्पेस Ctrl+S। तो चलिए अब हम रिएक्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहला जो फोल्डर आता है डेट इज नोड मॉड्यूल्स। यहाँ पे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये फोल्डर एज इट इज ही रहने देना, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी काम नहीं है। दूसरा फोल्डर आता है पब्लिक। यहाँ पे भी कुछ ज्यादा खास काम नहीं होता। बेसिकली आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई इमेजेस यूज करते हो या कोई आइकन यूज करते हो तो आप उनको यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों फोल्डर का कोई ज्यादा काम नहीं है। तीसरा फोल्डर SRC, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर है। हमारा जितना भी कोड वर्क होगा वो इसी फोल्डर के अंदर होगा। अब इसके अंदर आता है एक एसेट नाम का फोल्डर। ये क्या करता है, ये भी सेम जो मैंने आपको पब्लिक के बारे में बताया, सेम इसका भी वही फंक्शन है। आप चाहो तो अपनी इमेजेस को यहाँ पे रख लो एसेट के अंदर, या फिर पब्लिक के अंदर रख लो, ठीक है। तो अभी इनको हटाते हैं। अब आता है मेन, ये 4 फाइल्स। कौन कौन सी, इनमें से 2 फाइल तो CSS की है, app.css और index.css। इसके अलावा हमारे पास आता है JX फाइल और main.jx फाइल। तो ना देखो यहाँ पे ना 2 CSS के फाइल्स गिवन है। बेसिकली इंडेक्स के अंदर हम अपने रूट वेरिएबल्स को रखते हैं और बाकी का CSS जो यहाँ पे रखते हैं। अब चाहो तो एक CSS फाइल ही यूज कर सकते हो या फिर आप दोनों यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको 2 CSS फाइल ही यूज करनी है। जो लोग टेलविंड यूज करते हैं उनके लिए तो ये दोनों फाइल किसी काम की नहीं है, तो वो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है ऐप और मेन। अब इन दोनों को समझने से पहले ना आपको index.html समझना पड़ेगा। तो इन तीनों को साथ में समझते हैं। उससे पहले बाकी के जो ये फाइल्स हैं इनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहला गिट इग्नोर आता है। इसका यहाँ पे भी कोई काम नहीं है। जब आप गिटहब यूज करोगे या अपने प्रोजेक्ट्स को पुश करोगे तब इसका ये यूज होता है, और मैं वो आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ESLint, यहाँ पे भी आपको कोई काम नहीं है। फिर पैकेज और ये पैकेज, इन दोनों का कोई काम नहीं है। readme.md, तो बेसिकली जब आप गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट पुश करोगे ना तो आप एक रीडमी फाइल बनाते हो जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देते हो कि आपका प्रोजेक्ट क्या करता है, कौन कौन से फीचर्स है और कौन से टूल्स आपने यूज किए। तो वहां पे जो है रीडमी फाइल यूज होती है, लेकिन फिलहाल अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। v.config यहाँ पे भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो समझने वाली चीज है ना वो यहीं पे है, ये 4 फाइल्स और index.html। CSS में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो अब ये जो ऐप, मेन और index.html, इनको समझते हैं। सबसे पहले HTML में जाते हैं। अब देखोगे ये HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे ना बॉडी टैग के अंदर हमने एक div टैग बनाया है जिसको आईडी दी है रूट, ठीक है। एक div बनाया है जिसको आईडी दी है रूट। दूसरा हमारे पास आता है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, बेसिकली जो हम JX यूज करेंगे, कौन सा JX, main.jx, इसको यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग में हम क्या करते हैं, main.jx जो कि यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, और साथ में हम एक div बनाए हैं। वो div का क्या हमने आईडी दी है, वो div को कौन सी आईडी दी है, डेट इज रूट। समझ गए, ओके। अब आता है main.jx। अब ये main.jx क्या करता है, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 4 जो है इंपोर्ट फंक्शंस है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है आने वाली वीडियोस में समझना। अभी के लिए इतना समझो, हम दूसरी फाइल्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो रूट हमने बनाया था ना index.html के अंदर, ये वाला रूट, आईडी रूट, ठीक है। उसी रूट को हम यहाँ पे एक JS का हम कमांड लगाते हैं, दैट इज document.getElementById रूट। यहाँ पे हम इस रूट को रेफर करते हैं और क्या करते हैं, हम यहाँ पे रेंडर करते हैं। इस बेसिकली हम ये रूट को यहाँ पे जो हमने रूट क्रिएट किया था HTML के अंदर, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, और एक्सेस करने के बाद उस रूट के अंदर हम रेंडर कर रहे हैं। रेंडर मतलब इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या इंजेक्ट कर रहे हैं, ऐप को। ये ऐप क्या है, ये ऐप बेसिकली है आपका app.jx, ठीक है। अब ये जो app.jx है ना, यहाँ पे आपका एक्चुअल कोड वर्क होता है। जो भी आप कोड लिखते हो अपनी वेबसाइट का, वो आप app.jx के अंदर लिखते हो। यहाँ पे भी बेसिकली आप कंपोनेंट्स को ऐड करते हो। वो कंपोनेंट्स वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कंपोनेंट्स के ऊपर ही है, तो मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा कैसे हम यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज करते हैं। बेसिकली इतना समझो कि जो app.jx है, यहाँ पे आपका एक्चुअल कोड होने वाला है। फिर वो जो एक्चुअल कोड है ना, उसको हम डालते हैं मेन के अंदर, ठीक है। तो जो देखो यहाँ पे लिखा भी है import app from app.jx। बेसिकली यहाँ पे जो भी कोड हम लिखेंगे, वो कोड को हम कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, कहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे, सॉरी इंपोर्ट करेंगे, मेन के अंदर। अब ये मेन क्या करता है, ऐप से सारा का सारा कोड उठाता है और वो कोड को इंजेक्ट कर देता है रूट के अंदर।
समझ रहे हो ये कैसे वर्क कर रहा है? ऐप ऐप से जितना भी जो कोड है हमारा वो जाता है मेन के अंदर, और मेन से जितना भी कोड है वो जाता है HTML के अंदर। ठीक है, तो मेन है हमारा index.html, यहाँ पे हमने एक रूट बनाया। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि भैया यहाँ पे आईडी रूट है, हमें क्या यहाँ पे जो है आईडी रूट ही होनी चाहिए या हम कुछ भी नाम रख सकते हैं? तो बेसिकली आप कुछ भी नाम रख लो, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रूट ही आता है, तो प्रोग्रामर जो है रूट ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर हम रूट देखा जाए तो डोम मैनिपुलेशन में जो रूट होता है वो होता है फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, रूट जो होता है एक फर्स्ट एलिमेंट होता है। अगर आपने डोम पढ़ी है तो आपको पता होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे आईडी रूट ही देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डिव बनाया, आईडी रूट दी। अब इस डिव के अंदर बेसिकली हमने क्या डाला है, ऐप को डाला है। हम डायरेक्टली नहीं डालते हैं ऐप को रूट के अंदर, तो इसलिए हमने एक बीच में एक फाइल बनाई है, दैट इज मेन। मेन का यही काम है कि वो ऐप से सारा का सारा कोड लेगा और इसको HTML में डालेगा। तो यही काम है इन तीनों का। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि क्या स्ट्रक्चर है और कहाँ पे आपका जो एक्चुअल कोड वर्क होने वाला है। बाकी ये जो गेट इग्नोर और रीडमी मैंने आपको बताया और ESLint, इनको मैं आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे जहाँ पे इनका यूज होगा। फिलहाल आपका जितना भी कोड वर्क है वो इन्हीं फाइल्स के अंदर है और HTML के अंदर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे मैंने कमांड्स लिखी हुई है जो हमने यूज की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जल्दी मिलती है एक नए कंसेप्ट के साथ।